वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास नंबर 7 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। जिस चैप्टर में हम जानेंगे रेखाओं के प्रकार के बारे में और कोण के निर्माण तथा उनके प्रकार के बारे में। तो आइए हम उनको शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम दिया हुआ रेखा एवं कोण, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रेखाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उसके अलावा जो कोण है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य बिंदु ऐसे हैं जिनको हमें पहले जान लेना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिंदु से। तो बिंदु क्या है? किसी भी स्थान विशेष को या किसी वस्तु को दर्शाने के लिए ज्यामिति में या गणित में कभी भी जब किसी वस्तु को दर्शाया जाता है तो एक निश्चित संरचना का उपयोग करते हैं जो इस प्रकार दिखाई देती है। इसे बिंदु कहा जाता है। इस संरचना को बिंदु कहा जाता है। इस संरचना का उपयोग हम जब भी करते हैं तो हम किसी भी विशेष वस्तुओं को, विशेष स्थान को दर्शा रहे होते हैं। बिंदु से ही बाकी सभी ज्यामितीय आकृतियां का निर्माण होता है, जैसे चाहे किरण हो, रेखा हो, रेखाखंड हो या कोण हो, या उसके अलावा कोई संरचना हो, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, सभी का निर्माण वृत्त से इस बिंदु से ही होता है। तो अब हम जानेंगे बिंदु के बाद में कि किरण क्या होती है। अब किरण जो है वो उसका निर्माण बिंदु से कैसे होता है? एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में गमन करने पर, एक ही दिशा में जाने पर जो संरचना तैयार होती है उसे किरण कहा जाता है। तो इसको नाम देंगे हम किरण। किरण जो है इसके पास एक तो अंतिम बिंदु होता है, इसका नाम ए रख सकते हैं हम, और यहां पर भी कोई बिंदु देकर एक नाम दे सकते हैं बी। तो यहां पर जो इसका अंतिम बिंदु है या फिर इसको शुरुआती बिंदु कहें, तो यहां से ये शुरू हुआ है ए से और ये आगे बढ़ रहा है बी की तरफ। जो बी है वो हमें दिशा की ओर इशारा करता है, ना कि उस बिंदु की ओर जो किरण पर उपस्थित हो। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो ए बी है ये एक किरण होगी। किरण का हम चिन्ह यहाँ इस प्रकार बनाते हैं ताकि ए बी पर उस चिन्ह को लगाकर हम किसी को भी बिना कहे बता सकें कि यह एक किरण है। इसके बाद में किरण के बाद निर्माण होता है रेखा का। तो रेखा के बारे में जानते हैं। जो रेखा है उसके लिए एक निश्चित बिंदु चाहिए, और जब वह बिंदु दोनों दिशा में, दोनों तरफ उससे एक ही जैसी संरचना लेकिन विपरीत दिशा में निकले तो बनने वाली संरचना जो है वो रेखा कहलाती है। तो इसको नाम देंगे हम, ये रेखा कहलाएगी। रेखा पर कोई अगर दो बिंदु हम लें, इसको नाम ओ दे देते हैं, ये ए है और ये बी। तो इस प्रकार की जो कोई संरचना होगी ए बी, तो ये एक रेखा कहलाएगी। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ए बी, और इसके ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान लगाकर दर्शाने पर यह ए बी रेखा कहलाती है। रेखा का उपयोग करके ही हम विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं रेखाखंड की ओर। जो रेखाखंड जो है, देखिए अब रेखाखंड जो है उसको हम जानेंगे। रेखाखंड क्या होता है? किसी भी रेखा के बाद में, जैसे ये रेखा है तो इस रेखा के बाद में जब उस रेखा के टुकड़े कर दिए जाएं या उस रेखा से एक टुकड़ा उधार लेकर बाहर निकाल दिया जाए तो बनी संरचना रेखाखंड कहलाती है। कैसे, इसे जानते हैं। सबसे पहले एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं। यह एक रेखा होगी। इस पर यदि कोई दो बिंदु ले लें, एक यहां पर जिसका नाम एम और इसका नाम एन रखें, तो इन दोनों बिंदुओं को बाहर निकाल दिया जाए इस प्रकार से। इन दोनों बिंदुओं का नाम एम और एन होगा। तो जो ये एम एन बिंदु हैं, ये बिंदु कहलाएंगे रेखाखंड के अंतिम बिंदु कहलाएंगे। तो इसका नाम होगा एम एन रेखाखंड। रेखाखंड के लिए हमें ऐसी संरचना को इन नाम के ऊपर, इन दोनों बिंदुओं के ऊपर लिखना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक रेखाखंड होगा। इसके पास दो अंतिम बिंदु होते हैं। रेखा के पास कोई अंतिम बिंदु नहीं होता क्योंकि ये दोनों दिशा में समान रूप से गमन करती है। और जो किरण है उसके पास सिर्फ एक अंतिम बिंदु होता है और एक दिशा में वह चलती रहती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब किरण की तरफ। किरण के बाद में कोण की तरफ। जो कोण है, कोण का निर्माण किरण से होता है। कैसे? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि एक निश्चित बिंदु लिया हमने, एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में, एक दिशा सामने यदि कोई किरण जा रही है और इसी प्रकार से एक और किरण हम लें और वो किसी दूसरी दिशा में जाए, इसी दिशा में ना जाकर यदि किसी दूसरी दिशा में जाए तो आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार की संरचना जो है, अगर इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के साथ हम तुलना करके देखें तो यह हमें बी की तुलना करने पर प्राप्त होता है, जो वी होता है।
इन दोनों की संरचना एक जैसी होती है, तो हम कहेंगे कि किरण के द्वारा वी जैसी आकृति बनाने पर बनी संरचना, जैसी संरचना जो है उसे कोण कहा जाता है। तो जिसमें दो किरण होती हैं, दोनों किरणों के लिए एक ही अंतिम बिंदु होता है और ये दोनों किसी भी दिशा में हो सकती हैं। यहां पर इसे R1 और इसे R2 नाम दिया जा सकता है। R हमने क्यों लिखा है? क्योंकि R रे के लिए है, रे का मतलब किरण होता है, रे 1 और रे 2 होगा। तो दोनों किरण जब संरचना तैयार करती हैं तब ये कोण कहलाता है। कोण को निर्धारित करने के लिए हम यहाँ पर एक आर्क, एक चाप का निर्माण करते हैं जो हमें उस कोण के बारे में बताता है वह कितना बड़ा और कितना छोटा हो सकता है। अगर हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो हमें अन्य और विभिन्न प्रकार के कोण भी जानने को मिलते हैं। तो हम अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि रेखा कितने प्रकार की होती है और फिर उससे आगे जानेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं हमारे रेखाओं के प्रकार के बारे में। जो रेखा है, रेखा के हमने यहाँ पर 4 प्रकार लिखे हुए हैं। पहला है रेखा युग्म, दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखा, तीसरा तिर्यक रेखा है और चौथा है समांतर रेखा। तो सबसे पहले रेखा युग्म को जान लेते हैं। रेखा युग्म होता क्या है? रेखा जो शब्द है वो दर्शाता है रेखा के बारे में और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा बनता है दो चीजों से मिलकर। तो यहां पर रेखा युग्म के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो होंगी 2 रेखाएं। जब 2 रेखाओं को एक साथ काम में लिया जाता है तो बनी जो संरचना है वो रेखा युग्म कहलाती है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए एक रेखा हमने इस प्रकार से काम में ली है और इसी रेखा के साथ में जब दूसरी रेखा इसके साथ लगा दी जाए, जैसे कि एक रेखा इस प्रकार आ सकती है जिसका नाम यहाँ पर L1 लाइन 1 होगी, ये पहली रेखा है। इसका नाम रखेंगे हम L2, ये लाइन 2 होगी, दूसरी रेखा है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को आकर काट रही हैं तो बनी जो संरचना है ना, ये जो X के जैसी दिखाई दे रही है, ये संरचना प्रतिच्छेदी रेखा की कहलाती है। क्योंकि रेखा युग्म मिलकर ही विभिन्न प्रकार की रेखाओं का निर्माण करते हैं। इसमें प्रतिच्छेदी रेखा जो है वो X की आकृति में पाई जाती है। यह X की आकृति में पाई जाती है जिसमें विभिन्न रेखाएं X की संरचना तैयार करती हैं और यह संरचना जो है चाहे वो इस प्रकार से हो, चाहे वो और भी दूर हो सकती हैं या फिर ये दोनों पास भी हो सकती हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से। तो यहां कोई भी संरचना तैयार की जा सकती है जिसमें एक रेखा जो होती है वह दूसरी रेखा के द्वारा काट दी जाती है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को आकर काटती है तो इस रेखा ने यहां L1 को जब काटा है तो यह रेखा छेदक रेखा कहलाती है। इसको बोला जाता है छेदक रेखा। और जिस बिंदु पर आकर यह काटती है, इसने इस बिंदु पर इसको काटा है, यह बिंदु जो है यह छेदक बिंदु कहलाता है, छेदक बिंदु। तो इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली रेखा के प्रकार के बारे में। जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह X की संरचना को तैयार कर लेती है जिसमें कुछ कोणों का भी निर्माण होता है, जिसको हम मुख्य रूप से जानेंगे अगले बिंदु में जो कोण का होगा। इसके बाद तिर्यक रेखा, कोई भी एक जब सीधी रेखा होती है, कोई भी जो एक सीधी रेखा चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर हो, जिसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, इसका नाम होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक रेखा इस प्रकार से होती है जिसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। तो ये जब दोनों रेखाएं हो, चाहे ऊर्ध्वाधर रेखा हो चाहे क्षैतिज रेखा हो, जब इस रेखा को कोई दूसरी रेखा आकर काट जाए और जो रेखा आ रही हो वह थोड़ी तिरछी हो तो उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। जो रेखा तिरछी होती है उसे तिर्यक रेखा कहा जाता है। यह क्या करती है, जैसे इस प्रकार आकर इसको काट जाती है तो यहां पर बनी संरचना जो है प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। यहां पर क्षैतिज रेखा को यदि आकर इस प्रकार काट जाए तो यहां पर भी जो संरचना तैयार होगी वह भी क्षैतिज प्रतिच्छेदी रेखा की संरचना ही तैयार होगी। तो प्रतिच्छेदी संरचना का जो निर्माण है, प्रतिच्छेदी रेखा का जो निर्माण है वो रेखा युग्म के द्वारा होता है जिसमें छेदक रेखा होती है और छेदक रेखा जो है उसी का नाम तिर्यक रेखा होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं समांतर रेखा की ओर। समांतर रेखा में 2 रेखाओं को यूज किया जाता है, 2 रेखाओं को हम काम में लेते हैं और इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से होता है। 2 लाइनें जो एक दूसरे के साथ सीधे और बराबर की दूरी पर आ रही हैं उसे समांतर रेखा बोला जाता है। इसके बाद में समांतर रेखा जो है, जो उसकी संरचना कैसी होगी, सबसे पहले एक रेखा लेंगे, ये एक रेखा है और इस रेखा के साथ में एक दूसरी रेखा भी इसके साथ अगर खींच दी जाए, जैसे हम यहाँ पर एक रेखा और खींच लेते हैं। ये जो रेखा है अगर इसको प्रत्येक बिंदु पर ध्यान से देखें, जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है
यदि वह समान रहे और उसमें कोई परिवर्तन ना हो। और जैसा हमने रेखा के बारे में पहले पढ़ा था कि रेखा जो है वो अनंत तक चलती रहती है, वो दोनों दिशाओं में समान रूप से बढ़ती रहती हैं, आगे कहीं रुकती नहीं है। इसी प्रकार से जब ये दोनों रेखा लगातार चलती रहें तो अनंत तक एक दूसरे के बीच में इनकी जो दूरी है वो कभी कम ना हो ना ही अधिक हो, तो ये जो संरचना होगी इसे बोला जाता है समांतर रेखा, जिसका एक उदाहरण हम अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं। जो रेल की पटरियां होती हैं, ट्रेन की जो पटरी होती है वो भी समांतर रेखाओं का ही एक उदाहरण होती है, जिसमें दोनों पटरी जो हैं वो एक दूसरे से समान दूरी बनाकर लगातार चलती रहती हैं, ताकि जो पहिया है वो दोनों कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे से वो कभी मिलते नहीं हैं। इस कारण से जो पटरी है वो भी एक दूसरे से नहीं मिलती। यही समांतर रेखा का एक उदाहरण है। और इस प्रकार की रेखा से विभिन्न कोणों का निर्माण होता है, लेकिन ये दोनों ही रेखाएं जो हैं कोणों का निर्माण नहीं करती। जब इनको आकर तिर्यक रेखा काट जाती है तब कोण का निर्माण होता है। जैसे एक समांतर रेखा इस प्रकार हमने समांतर रेखाएं खींची और इसको एक तिर्यक रेखा आकर काट गई है, तो यहाँ पर कुछ कोण का निर्माण होगा। जैसे एक यहाँ पर कोण ये बने हुए हैं 4, और यहाँ पर भी ये 4 कोण बने हुए हैं। ये जो कोण है यही समांतर रेखा के साथ में बनते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है कोण के प्रकार। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे कोणों के प्रकार के बारे में कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है शून्य कोण। जो कोण का निर्माण है हमने अभी जाना था कि वो किरण के आधार पर होता है। जब दो किरण एक दूसरे के साथ में बी प्रकार की संरचना बनाते हैं तब कोण का निर्माण होता है। तो 0 डिग्री का कोण जो है वो कैसा होता है, देखिएगा। सबसे पहले एक किरण को यदि निश्चित कर दिया जाए, ऐसे प्रकार से एक किरण को एक निश्चित कर दिया जाए, यहाँ पर इसका नाम O और इसका नाम यदि A है, तो जब दूसरी किरण हो और वो इसी के ऊपर हो, यदि O A के ऊपर ही दूसरी किरण हो, जैसे O और यहाँ पर दूसरी किरण इसी के ऊपर है, इसका नाम रखते हैं B। तो यहाँ जो संरचना तैयार हुई है उसका नाम है कोण AOB, जो होगा 0 डिग्री, क्योंकि इसने बिल्कुल भी, या फिर हम कहें कि एक जो किरण थी वह निश्चित थी और दूसरी किरण ने कोई भी गति नहीं की है। इस कारण से यहाँ पर जो कोण तैयार हुआ है वो 0 डिग्री का है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो ये कहलाते हैं, एक जो किरण है वो एक दूसरे के ऊपर संपाती है। संपाती का मतलब होता है जो एक के ऊपर एक हो, उसे संपाती कहा जाता है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमारे न्यून कोण की तरफ। न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री से अधिक होता है और उसके बाद 90 डिग्री से कम होता है। तो इस न्यून कोण क्या होता है, देखिएगा। जब एक किरण निश्चित हो तो उसके बाद में एक किरण के बाद दूसरी किरण, यदि L की संरचना इस प्रकार, दूसरी किरण जो ऊपर जा रही है सीधी, इससे यदि वह कम हो, यहां इन दोनों स्थितियों के बीच में हो, जैसे चाहे यहां पर हो तो ये होगा O, ये A और ये अगर B है, तो ये कोई जो संरचना तैयार होती है हमें जो L की स्थिति से कम होती है, तब कहा जाता है कि यहां पर बना जो कोण है वो न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण का जो मान है हम लिख सकते हैं न्यून कोण जो है वो हमेशा छोटा होता है 90 डिग्री से और हमेशा ही बड़ा होता है 0 डिग्री से। तो इस प्रकार ये न्यून कोण होता है। अब आगे बात करते हैं समकोण के। जो समकोण है वो L की संरचना में होते हैं। इस प्रकार जो L की आकृति होती है, ये जो L की आकृति होती है, ये दोनों किरण हैं, ये बनी हुई संरचना समकोण कहलाती है, जिसमें O, ये A और ये B होगा। इसको इस प्रकार चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। और यहाँ पर जब हम कोण बनाते हैं, जैसे न्यून कोण है, तो उसके लिए ये चाप की संरचना यहाँ इसके ऊपर बना देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोण बन रहा है। तो L के रूप में बना हुआ कोण समकोण कहलाता है, जिसमें समकोण जो है, समकोण का जो मान है वो 90 डिग्री होता है। समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के। अब इसके बाद में अगला होता है अधिक कोण। अधिक कोण उसे कहा जाता है जो 90 डिग्री से अधिक होता है। इसकी संरचना में L से बड़ा, जो ये ऊपर की ओर जा रही किरण जो है वो L से अधिक होती है, L की ऊपर वाली संरचना से अलग अधिक होती है, और जो सीधी रेखा जो पीछे की तरफ जाने वाली किरण से कम होती है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, जैसे एक किरण इधर बनाते हैं और दूसरी किरण इधर। तो यहाँ पर जो बनने वाली ये आकृति है, यह अधिक कोण कहलाती है। अधिक कोण का जो मान है, तो हम कहेंगे अधिक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और इसका जो मान है वो 180 डिग्री से कम होता है।
अधिक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कोण की तरफ, वो है सरल कोण। सरल कोण का मतलब, जैसा कि उसका नाम है सरल, इसका मतलब है जिसे आसानी से बनाया जा सके वही सरल कोण कहलाता है। तो सरल कोण कैसा होगा? जो बिल्कुल एक सीधे रेखाखंड की तरह होता है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे, तो इसके बाद में अब हम सरल कोण को समझ लेते हैं। तो पहले हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया और इसके दोनों तरफ किरण बना दी। अब ये जो किरण थी ये बिल्कुल सीधी जा रही थी दोनों दिशा में, तो यहां पर ये बनी संरचना ही सरल कोण कहलाएगी, क्योंकि सरल कोण में एक सीधा रेखाखंड या फिर एक सीधी किरण बना दी जाती है और इसकी संरचना सबसे ज्यादा सरल होती है। इसका मान जो है वो होता है बराबर 180 डिग्री। तो सरल कोण जो है हम लिख सकते हैं कि सरल कोण बराबर होगा 180 डिग्री के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम अगले कोण के बारे में समझते हैं, वो है प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण जो है वो सरल कोण से अधिक होता है और हमारे अगले कोण पूर्ण कोण से कम होता है। तो यहां पर प्रत्यावर्ती कोण है, इसे समझिएगा। सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं, सबसे पहले एक किरण बनाएंगे। इस बिंदु से शुरू होकर हमने एक किरण बनाई और हमने अभी तक जो संरचना तैयार की थी वो थी सरल कोण की। सरल के बाद यहां पर यदि यही किरण जो है वो नीचे की तरफ और चली जाए, तो इस प्रकार यदि यह किरण नीचे की तरफ चली जाए तो ये जो संरचना तैयार होती है यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है ये प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है जो हमें प्रतिबिंब की तरह दिखाई दे, जो पीछे की तरफ दिखाई दे, वह प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है, या फिर इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। इसका नाम प्रत्यावर्ती और प्रतिवर्ती कोण भी होता है। अब इसके बाद में इसके मान के बारे में बात करते हैं हम। तो जो इसका मान है वो 180 डिग्री से अधिक होता है, तो 180 डिग्री से यह अधिक होगा। और इसका जो मान है वो कम होता है 360 डिग्री से। अब इसके बाद में अंत में हम पहुंच जाते हैं हमारे अंतिम कोण की ओर, जो होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का जो नाम है या पूर्ण कोण जो है वो जैसा अपने नाम के अनुसार, ये पूर्ण का मतलब होता है पूरा, एक ऐसा कोण जो पूरा चक्कर लगा ले, या फिर एक किरण के द्वारा जब पूरा चक्कर लगा लिया जाता है और उसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से उसने चलना शुरू किया था, तब कहलाता है पूर्ण कोण। कैसे? यदि हमने एक किरण इस प्रकार बनाई है और इस बिंदु से उसे शुरू किया था, तो दूसरी किरण भी यदि इसी के साथ में, इसी के ऊपर संपाती है, तब हम कहेंगे कि इसने यदि एक चक्कर पूरा लगाया है। अगर इसने एक चक्कर पूरा लगा लिया तब कहलाएगा पूर्ण कोण, जो होता है 360 डिग्री का। तो हम लिखेंगे पूर्ण कोण बराबर से होता है 360 डिग्री। और अगर हम यहां पर ध्यान दें कि जो हमने शून्य कोण लिखा था 0 डिग्री का, उस कोण की संरचना भी बिल्कुल इसी के तरह थी, लेकिन यहां पर इस दूसरी किरण ने कोई भी चक्कर लगाकर यहां पर अपनी स्थिति नहीं बनाई थी। तो इस कारण से जो ये स्थितियां दोनों एक जैसी जो दिखाई दे रही हैं, इन पर अंतर होगा बस इनके चक्कर लगाने का, कि इसने एक चक्कर पूर्ण किया है इस कारण इसका नाम पूर्ण कोण होता है, और इसने कोई चक्कर पूरा नहीं किया है इस कारण इसका नाम शून्य डिग्री कोण होता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में जो कोणों को और अच्छे से हमें समझाएगा। तो आइए अब हम जानेंगे हमारे कोणों के प्रकार के बारे में। इससे पहले हमने आसान कोणों के बारे में समझा था कि कोणों का प्रकार किस प्रकार क्या होता है। अब उसके बाद हम जानेंगे कि 2 कोण या 3 कोण मिलकर कैसे अपने प्रकार को बदल लेते हैं। तो सबसे पहला है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? जो पूरक कोण है वो 2 कोण मिलकर बनाते हैं। एक कोण दूसरे का पूरक हो सकता है यदि 2 कोणों का योग, जैसे कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाए यदि 90 डिग्री के। जब 2 कोण मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाएं तब हम कहेंगे कि वह पूरक कोण है। तो इस प्रकार पूरक कोण का निर्माण होता है। और पूरक कोण के लिए एक हम कथन भी कह सकते हैं कि पूरक कोण का निर्माण हमेशा ही 2 न्यून कोणों से होता है। तो पूरक कोण के लिए हमें आवश्यकता होती है न्यून कोण प्लस न्यून कोण की। और उसके बाद यदि पूरक कोण का निर्माण हमें करना है तो हम यहां पर अधिक कोण का निर्माण नहीं कर सकते, अधिक कोण का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद में जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण की परिभाषा भी इसी के अनुसार है। यहां पर भी हमें आवश्यकता होती है 2 कोणों की। पूरक कोण क्या होता है, पहले इसमें एक चित्र बना लेते हैं इसका। देखिएगा जो पूरक कोण है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो पहले एक 90 डिग्री का कोण होगा और इसके जो कोण है उनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो जैसे पहला कोण है यहाँ पर कोण 1 और उसके बाद दूसरा कोण है कोण 2। तो ये दोनों कोण मिलकर एक 90 डिग्री का कोण यदि पूरा कर रहे हैं
तो यहाँ पर ये जो पूरी संरचना है कोण 1 और कोण 2 जो है इनको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। यदि एक कोण का मान हमें दे दिया जाए तो हम उस 90 की डिग्री के कोण में से उस एक कोण के मान को घटाकर दूसरे कोण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार पूरक कोण जो है उनका चित्र इस प्रकार बनाया जाता है और इन दोनों के बीच में संबंध होता है। अब बात करते हैं संपूरक कोण की। जो संपूरक कोण है ये दो कोण मिलकर कोण 1 प्लस कोण 2 मिलकर 180 डिग्री का कोण पूरा करते हैं। इसीलिए संपूरक जो है वो पूरक का दुगना भी होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा था और यहाँ पर दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री हो रहा है। जब 180 डिग्री का निर्माण करना होता है तो यहाँ न्यून कोण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दो न्यून कोण मिलकर 180 डिग्री कभी पूरा नहीं कर सकते। इस कारण हम कहेंगे कि जब भी कभी संपूरक कोण को निर्माण करना होता है तो हम आवश्यकता होती है न्यून कोण प्लस अधिक कोण की, अधिक कोण। क्योंकि जब एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को मिलाया जाता है तभी वो 180 डिग्री हो सकते हैं। यदि हमने दो अधिक कोण लिए तो वो 90 से अधिक होंगे। इस कारण से जब एक कोण का मान 90 से ज्यादा है तो दूसरे का मान भी 90 से ज्यादा होगा और 90 और 90 180 हो जाते हैं, जिस कारण 90 से अधिक होने पर वो दोनों मिलकर 180 से अधिक हो जाएंगे। तब हम कहेंगे कि हमें आवश्यकता होगी एक अधिक कोण और एक न्यून कोण की। तो इसकी संरचना देखते हैं वो कैसी होगी। सबसे पहले एक सरल कोण बनाना होता है, एक सीधा एक सरल कोण बनाइए और इसको कोई भी एक तिरछी रेखा आकर एक बिंदु पर काट ले। तो यहां पर दो कोणों का निर्माण होता है, ये होगा कोण 1 और ये वाला होगा कोण 2। तो हम कहेंगे ये कोण 1 और जो कोण 2 है ये न्यून कोण और अधिक कोण है। इन दोनों के निर्माण से ही 180 डिग्री का कोण पूरा होता है। और जब कोई हमारा अगला टॉपिक भी होगा जो रैखिक कोण है वो इसी के अनुसार आता है। जब कोई दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण पूरा कर रहे हैं तो तब ये कहलाते हैं रैखिक युग्म। तो इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, ये कहलाएंगे रैखिक युग्म। हम ध्यान रखेंगे कि रैखिक युग्म अलग होता है और रैखिक कोण अलग होता है। यहां पर हम रैखिक कोण पढ़ेंगे, लेकिन ये है रैखिक युग्म। रैखिक का मतलब होता है रेखाओं के द्वारा और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब दो रेखाओं के द्वारा या फिर दो कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण पूरा कर लेते हैं तब वह रैखिक कोण कहलाते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे आसन्न कोण की ओर। आसन्न कोण जो है वो किसी संरचना में पाए जाते हैं, जैसे चाहे वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, चतुर्भुज हो कोई, तो उसमें जो आसन्न कोण होते हैं वो किसी भी भुजा, जैसे कि हमने एक भुजा बना दी है, ये एक भुजा है, इस भुजा के दोनों तरफ बने हुए कोण, जैसे एक इधर 90 डिग्री का कोण है और दूसरी तरफ इधर बना हुआ कोण 90 डिग्री का है, तो ये जो दोनों कोण बने हुए हैं ये आसन्न कोण कहलाते हैं। तो एक ही भुजा पर दोनों तरफ बने हुए कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम रैखिक कोण की ओर। रैखिक कोण क्या होता है? एक समकोण जो है वो 90 डिग्री का होता है और जब दो समकोण हो हमारे पास में, जब हमारे पास दो समकोण होते हैं तो 180 डिग्री का कोण तैयार होता है। तो 180 डिग्री के कोण में, जैसे कि एक हमने 180 डिग्री का कोण बना लिया, यहाँ पर ये एक बिंदु है जिस पर दोनों तरफ किरण जा रही है, जिससे 180 डिग्री का सरल कोण बनता है। जब इस बिंदु पर दो रेखाएं आकर काट दें इसे इस प्रकार, एक रेखा ने इसको यहाँ से काटा है और एक इस रेखा ने इसको यहाँ से, तो इस प्रकार की बनी जो संरचना है जिसमें एक 180 डिग्री के कोण को हमने 1, 2 और 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें इसको पहला, इसे दूसरा और इसे हम तीसरा भाग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हमने 3 भागों में बांटा है तो ये तीनों भाग मिलकर जिस प्रकार के कोण का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं रैखिक कोण। एक सरल रेखा पर बने हुए कोण ही रैखिक कोण कहलाते हैं, जिनमें सभी का मान, जिसमें हम कहेंगे यदि इसमें हमने 3 कोणों का निर्माण किया है तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमने डॉट 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 क्यों लगाए? जितनी हमारे पास में जितने कोण हमारे पास बनेंगे उन सभी को हमें लेना होगा और इन सबको जोड़ना होगा हमें। तो ये सब कुछ जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? बराबर 180 डिग्री के। तो इन सब में रैखिक कोण जो है, रैखिक कोण का सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं अगले कोण के बारे में, वो है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण का जैसा नाम है वैसा ही वो कोण होता है, शीर्षाभिमुख। इसका मतलब है शीर्ष के अभिमुख, जो शीर्ष के सामने हो वही शीर्षाभिमुख कहलाता है। या फिर इसको हम रेखा के आधार पर समझें, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो एक एक्स की तरह संरचना तैयार करती हैं। जैसे हमने एक संरचना इसको यहाँ बनाते हैं, तो यदि हमने यहाँ देखा कि इसको कोण 1 नाम दें
तो इस एक कोण एक के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसको कोण 2 नाम देंगे। तो कोण एक के सामने वाला कोण जो कोण 2 है, ये दोनों कोण हैं जो वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और यहां पर कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है वो बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कोण ए बराबर होता है इसमें कोण बी के। जैसे इसमें कोण 1 या कोण 2 को बराबर कर सकते हैं, या फिर कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। और यहां पर शीर्षाभिमुख जो कोण है वो हमेशा ही एक कोण के सामने बनेगा, क्योंकि यहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को आकर काट रही हैं। तो ये संरचना जो है एक्स की तरह बनी हुई है, जिसे प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा बनाया गया है। तो ये संरचना ही शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले कोण की ओर, जिसमें एकांतर कोण है, संगत कोण है, अंतः कोण है और बाह्य कोण। इन सभी कोणों को समझने के लिए हमें आवश्यकता होगी समांतर रेखाओं की। तो आइए हम उन कोणों को समझते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे हमारे एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में। तो इनके निर्माण के लिए हमें आवश्यकता होती है समांतर रेखा की। तो हमने 2 रेखाएं बनाई हैं, जिसको नाम देंगे हम L1 और L2। इनको एक तिर्यक रेखा आकर काट जाती है, जिसका नाम है L3। तो अब यहाँ पर कुछ कोण का निर्माण होता है। L1 पर जिन कोणों का निर्माण हो रहा है वो है कोण 1, 2, 3 और 4। L2 पर जो कोणों का निर्माण हुआ है वो है 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार के कोणों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब इन्हीं कोणों में एक दूसरे के साथ कुछ संबंध पाए जाएंगे, और वो संबंध क्या होंगे वो इन कोणों के नाम के आधार पर हमें समझ में आएंगे। देखिएगा कि सबसे पहला है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है, तो एकांतर कोण को हम समझें, जो कोण जेड की आकृति में पाए जाते हैं, चाहे जेड सीधा हो या फिर जेड उल्टा हो, तो जेड की आकृति में जो कोण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं एकांतर कोण। जो एकांतर कोण होते हैं वो जेड की आकृति में होते हैं, चाहे जेड की आकृति सीधी हो या फिर उल्टी हो। और जो एकांतर कोण है वो मान में बराबर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये मान में बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि इनमें से अब एकांतर कोण कौन कौन से हैं। तो एकांतर कोण, तो सबसे पहले देखिएगा कि एकांतर कोण वो होंगे जो जेड की आकृति में, अगर यहां पर हम ध्यान से देखें तो इस संरचना में यहां जेड की आकृति बन रही है। तो देखिएगा कि कोण 4 और कोण 5 दोनों जेड की आकृति के अंदर आते हैं, इस कारण ये कहलाएंगे एकांतर कोण। तो इसमें लिखेंगे कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, जो कैसे हैं, एकांतर कोण है। इसके अलावा यदि इस जेड को उल्टा कर दिया जाए तो आकृति बनेगी ये वाली। तो यहां पर इसको इस प्रकार यहां नीचे ले जाते इस प्रकार बनाया जाए, कोण 3 कोण 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के, जो कैसे हैं, एकांतर कोण है। इसके बाद में ये तो थे एकांतर अंतः कोण। अगर हम देखें तो एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे। पहले सीधी जेड की जो संरचना है, इस संरचना पर एक तरफ बना हुआ कोण 2 और एक तरफ बना हुआ कोण 8 जो है वो दोनों बराबर होंगे। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, क्योंकि ये एकांतर कोण है और वो भी बाह्य कोण। इनके विपरीत जेड में बना हुआ कोण 1 और कोण 7 जो है ये भी कोण बाह्य कोण है एकांतर। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तो यहां पर ये सभी जो कोण है वो एकांतर कोण कहलाएंगे, जिनमें ये दोनों कोण अंतः कोण थे और ये दोनों जो कोण हैं ये बाह्य कोण कहलाते हैं। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं संगत कोण जो है वो एफ की संरचना में पाए जाते हैं, चाहे एफ उल्टा हो या फिर सीधा हो। तो इस प्रकार से एफ की संरचना में संगत कोण पाए जाते हैं और ये भी मान में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिएगा इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हैं। यहां पर एफ की संरचना में कौन कौन से कोण पाए जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यदि इस प्रकार इसको बना दिया जाए, इस प्रकार इसे बना दिया जाए तो ये संरचना कुछ इस प्रकार एफ की प्राप्त होगी। संगत का मतलब ही होता है जो बिल्कुल समान हो, जो एक जैसे हो वो संगत होते हैं। यहां पर संगत कोण में लिखते हैं हम संगत कोण बराबर, देखिएगा कोण 3 और बराबर हो जाएगा किसके, कोण 8 के, कोण 8, क्योंकि ये दोनों एक जैसे कोण हैं। इसके बाद में इस एफ को उल्टा कर दिया जाए तो कोण 4 और कोण 7 दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। इसके बाद एफ के अंदर के अलावा एफ के बाहर भी कोण बनाए जाते हैं, जैसे कि जो कोण एक जैसे हमें दिखाई देंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं।
एफ की संरचना में हमने अभी कोण बनाए थे, यहां पर ये कोण जो नीचे की ओर बन रहे थे, अब ये एफ अगर उल्टा हो जाए तो यहां पर एफ बनेगा इस प्रकार से, जो नीचे ऊपर की तरफ है, जो इसके लिए विपरीत था। तो कोण 2 और कोण 6 दोनों बराबर होंगे, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, और इसके विपरीत कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। ये सभी जो कोण हैं ये संगत कोण कहलाएंगे, जिनमें को 2 कोण जो ऊपर के बने हुए ये अंतः कोण हैं, और ये कोण जो है ये बाह्य कोण कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि इनमें एक कोण अंतः लिया गया था और दूसरा बाह्य था। इसमें भी एक कोण अंतः और एक बाह्य कोण है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अगले कोण की तरफ चलते हैं, जो है अंतः कोण और बाह्य कोण। जो ये अंतः कोण है और ये जो बाह्य कोण है ये हमें योग नियम को दर्शाते हैं। योग नियम का मतलब होता है अंतः कोण में कोण को योग 180 डिग्री होता है, तो योग बराबर होता है 180 डिग्री, और बाह्य कोण का जो योग है वो भी होता है 180 डिग्री। कौन कौन से कोण होते हैं, चलो आइए उनको हम जान लेते हैं। तो देखिए, तो इसके बाद में अब सबसे पहले अंतः कोण कौन कौन से हैं, तो अंतः कोण लिखते हैं अंतः कोण। तो अंतः कोण में देखिएगा, अंतः कोण देखो ये अंदर के हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो कौन से 2 कोणों को हम लें जिनको जोड़ें और 180 डिग्री हो जाए तो वो अंतः कोण योग के नियम के अनुरूप होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले कोण 3 और कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5 जो है वो एक तरफ के अंतः कोण है। एक तरफ कैसे हुआ, तिर्यक रेखा जो है उसके एक तरफ बने हुए जो कोण होंगे वो एक तरफ के अंतः कोण कहलाएंगे। तो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और उसी प्रकार से कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर से हो जाएगा 180 डिग्री। इसी के अनुरूप दूसरे कोण की ओर बात करें तो दूसरा कोण होगा बाह्य कोण, और बाह्य कोण का योग भी 180 डिग्री होता है, जिसमें बाह्य कोण कौन कौन से हैं हमारे पास में, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो यहां लिखेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण देखिएगा, बाह्य कोण बराबर से हो जाएंगे कोण 1 प्लस कोण 8। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एक दिशा में बने हुए कोण हैं, बराबर होंगे 180 डिग्री के। और दूसरा है कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर से 180 डिग्री। तो इस प्रकार हमने सभी कोणों के बारे में जान लिया है, जो कोणों के प्रकार थे, रेखा के प्रकार हैं। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है रेखा एवं कोण वो संपूर्ण हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक हम मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। तो तब तक वीडियो देखते रहिए और उसके पढ़ाई करते रहिए। यदि आपको हमारे किसी भी टॉपिक में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।